दर्शक नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर और 5 खबर और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर में आज जिन 5 खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली खबर में बात होगी यूपी के बलिया गोलीकांड की। दूसरी खबर एमपी की सियासत से जुड़ी है। इमरती देवी के एक बयान से प्रदेश की सियासत का पारा हाई हो गया है। तीसरी खबर में हम बताएंगे कि अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपना रथ रवाना कर दिया है। चौथी खबर पन्ना जिले के पवई से है, जहां एक शिक्षक ने चलता फिरता पुस्तकालय बनाया है। और पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी कोरोना की। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के बलिया गोलीकांड का आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी का कार्यकर्ता था। इस बात का दावा खुद बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने किया है। सुरेंद्र सिंह की माने तो धीरेंद्र सिंह पार्टी का कार्यकर्ता था। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फायरिंग और मारपीट में धीरेंद्र सिंह की बहन, पिता और परिवार के कई सदस्यों को चोट आई है। इस मामले में 1 दर्जन पुलिस टीम बनाकर नामजद 8 आरोपियों के 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के वक्त मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का भरोसा भी दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि पुलिस गिरफ्त से आरोपी कैसे भाग गया। दुर्जनपुर गांव में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उसे 4 पुलिसकर्मी पकड़े हुए हैं। हालांकि बाद में वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। आरोपी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक सुरेंद्र सिंह की तस्वीर लगी हुई है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक सीओ को सस्पेंड किया गया, क्योंकि आरोपी धीरेंद्र सिंह के मौके पर पकड़ में आने के बावजूद वो पुलिस की हिरासत से कैसे भाग गया। आपको बता दें, 15 अक्टूबर की दोपहर बाद बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर की जा रही थी कार्रवाई, जिसमें 2 पक्षों की भिड़ंत हो गई, जिसमें गांव के ही दबंग धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वारदात में मौके पर मौजूद जयप्रकाश पाल की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने धीरेंद्र प्रताप सिंह सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राजू जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। राजू, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हाशिए पर देखने में आ रही है और इसके साथ ही विपक्षी दल भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, हाथरस का घटनाक्रम हो या फिर अलग अलग तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। अब एक कोटे के आवंटन के दौरान जबकि पूरा प्रशासन वहां मौजूद है, पुलिस बल भी मौजूद है, और ऐसे समय जब घटनाएं होंगी तो फिर पुलिस की अनुपस्थिति में क्या कुछ होता होगा। बिल्कुल विकास, आपने सबसे पहले अच्छी बात कही। और मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण, हत्याकांड और बलात्कार की अगर बात करें, मासूम बच्चियों के साथ या दलित बहन बेटियों के साथ अगर दलित बात करें बलात्कार की, तो इसका बाजार बहुत जोरों शोरों पर गर्म है। सबसे पहले बात करते हैं, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बात करें बाराबंकी की बात करें, जिस तरीके से घटनाएं लगातार यहाँ घटित हो रही है। पर कल का जो ताजा मामला आपको देखने को मिला है और सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव जो तस्वीर थी वो बलिया से हमारी अनारी टीवी के द्वारा चलाई गई, जिस पर मुख्यमंत्री की बात करें या प्रमुख सचिव गृह की बात करें, उन्होंने जब खबर चली तो घटना पर संज्ञान लिया। और संज्ञान देखिए, सबसे बड़ी बात विकास या दुर्दशा अगर कानून व्यवस्था की नाम की के, जो कानून के रखवाले सामने बैठे हैं, और ये मामला बिल्कुल विकास उस तरीके से जुड़ा है कि पूर्व की अगर बात करें, विकास दुबे एनकाउंटर जो मामला था, तो विकास दुबे जो बदमाश था, हिस्ट्री सीटर, तो उसने थाने के अंदर जाकर एक मंत्री का, तत्कालीन मंत्री का जिस तरीके से उसने हत्या कर दी थी गोली मार के कानपुर में, उसी तरीके का ये मामला सामने को बलिया का देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके से की बात करें, राजू, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। एक सवाल और सबके बीच में निकल करके आता है, जिस सवाल जो खबर में से अगर हम बात करें तो एक बारीक सी चीज निकल करके आती है। पुलिस प्रशासन मौजूद था, प्रशासनिक अमले के लोग मौजूद थे, आम ग्रामीण मौजूद थे, सबकी उपस्थिति में यह घटनाक्रम हुआ है।
पुलिस वाले एक वीडियो में आरोपी को जकड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इतने बड़े घटनाक्रम के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है और पुलिस को चकमा दे जाता है। तो क्या मिलीभगत है, साठगांठ है, या निष्क्रिय है तंत्र, या फिर पुलिस वालों के हाथ में ही नहीं रही कानून व्यवस्था? क्या माना जाए इसे राजू? विकास, इसी बात को मैं आपको विस्तार से समझा रहा था। जो आपने बात कही बड़ी अच्छी है, और देखा जाए, देखिए मैं वही कह रहा था, सीओ मौके पर है, वहाँ एसडीएम मौके पर है, पंचायत लगा के कोटा किए जा रहे हैं, और वो आता है, उनके सामने बात होती है और सीधी गोली मार देता है। जिस तरीके से आप देखिए, उसने गोली मारने में कोई समय नहीं लगाया, और गोली मारने के बाद में वो भागता है। भागने के बाद में पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भागते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद वो छूट के कैसे चला जाता है, यहाँ पर पुलिस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। यहाँ पर देखा जाता है या तो पुलिस की मिलीभगत है, या अधिकारी सीओ की बात करें या एसडीएम की बात करें, क्या उनके कहने पर उसे छोड़ा गया? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद में पुलिस पकड़ लेती है, और वो छोड़ के पुलिस से छूट के कैसे जाता है, ये बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, राजू, आप मानिएगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था हाशिए पर जा रही है, अगर ये नज़ीर पेश की जाने लगी, अगर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक बेहतर नज़ीर पेश नहीं की कि प्रशासन की क्या भूमिका है और पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है और कानून का क्या कद है इस देश में, अगर ये नज़ीर पेश नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कई घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए राजू। तो उत्तर प्रदेश की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भयावह तस्वीरें हैं, समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाती हुई ये तस्वीरें, जिस तरह से कानून और प्रशासन के सामने एक युवक को गोली मार दी जाती है। दुकान के कोटे की दुकान का ये आवंटन का पूरा मामला था, लेकिन बेखौफ अपराधी इस तरह से अगर आरोप करते रहेंगे तो ऐसे में आम जनता के अंदर खौफ जाना तय है। खौफजदा जनता कहां जाएगी जब कानून के जो रक्षक हैं वो उसके सामने ही आरोपी इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने लगेंगे। आइए फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हैं उसे लेकर के तमाम गणित पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दल बदल और विधायकों की खरीद बिक्री को लेकर चल रही सियासत तेज होती जा रही है। इमरती देवी ने गुरुवार को कहा था कि कमलनाथ उन विधायकों को हर माह 5-5 लाख रुपए बांटते थे जो मंत्री नहीं बन पाए। कमलनाथ ने पैसे खर्च करके ही अपनी सरकार बचाए रखी थी, ये कहना था मंत्री इमरती देवी का। अब इमरती देवी के इस बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा है कि इमरती देवी जी कुछ भी बोले, वो खुद करोड़ों में बात करती हैं, ये लोग आरोप ही लगा सकते हैं, क्या कोई खड़े होकर ऐलान करेगा कि वो बिक गया है? वहीं कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने भी बिना देर किए पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि इमरती देवी करोड़ों की बात नहीं, बल्कि ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार में जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए उनको 5 लाख रुपए महीने दिए जाते थे। अग्रवाल ने सवाल किया है कि ये पैसा कहां से आता था? क्या जो अवैध उत्खनन होता था जिसका जिक्र पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने किया था कि ऊपर तक पैसा जाता है, वही पैसा है? सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे, लेकिन जो जैसा है उसको मानता है। लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है, मेरे पर खुद सबूत है। मेरे साथ जितने विधायक आए हैं पूरे आपको भी बता सकते हैं कि कमलनाथ ये लगती थी उन्हें कि हमारी सरकार न चलिए, जैसे इन्हें बांध के रखो। के लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। देखिए, ये आरोप कमलनाथ जी और उनकी पार्टी तो लगातार इस प्रकार के लगा रही है, क्योंकि उनके अपने चुने हुए विधायक असंतुष्ट होकर कांग्रेस की सरकार की कार्यप्रणाली से खफा होकर त्यागपत्र देकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो उन्होंने तो सबसे बड़ा जोखिम लिया है, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, जनता उनको आशीर्वाद देने वाली है। लेकिन जो बात उन्होंने करोड़ों की नहीं कही, इमरती देवी जी ने 5 लाख की बात कही है। एक विधायक को 1 महीने के 5 लाख जो मंत्री नहीं बन पाया, तो 15 महीने के कितने हुए? और जब एक विधायक को 5 लाख 1 महीने के, तो 15 महीने के 75 लाख, ऐसे कितने विधायकों को ये पैसा देते थे? तो देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ कमलनाथ जी, ये पैसा आता कहाँ सा था? वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी कहते थे कि ये पैसा ऊपर तक जाता अवैध उत्खनन का, क्या ये वही पैसा था?
क्या तुगलक रोड चुनावी घोटाला का जो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, क्या ये वही मामला है? क्या वो लाखों करोड़ों रुपया जो तमाम हेरा फेरी के पकड़े जा रहे थे, क्या वो वही मामला है? जवाब तो आपको देना होगा। तो ये थी जनप्रतिनिधियों की राय जो हमने आपको सुनवाई है। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। वैभव, जिस तरह से अगर पूरे उपचुनाव का माहौल देखा जाए तो विकास के मुद्दे एक तरफ है, किसान एक तरफ है, दल बदल का मुद्दा सियासत के केंद्र में नजर आ रहा है, इसलिए इससे जुड़ी तमाम बयानबाजी लगातार बार बार अलग अलग नेताओं के बयानों में झलकती है। क्या कुछ कहेंगे? विकास किसने खरीदा, कौन बिका, कितने लाख में और कितने करोड़ में बिका, इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जिस तरह से कल वर्तमान में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी की डबरा से विधानसभा से प्रत्याशी मसूद देवी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे उनको 5 लाख रुपए प्रति महीना दिया जाता था। वहीं बीजेपी ने सवाल भी खड़ा किया, तो ये 5 लाख रुपए कहाँ से आते थे? क्या अवैध उत्खनन या जो लगातार हम देख रहे थे कि ट्रांसफर हो रहे थे वहां से पैसा आ रहा? तो आज यही सवाल जब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से किया गया, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लाखों की बात नहीं की, उन्होंने करोड़ों की बात की। उन्होंने करोड़ों करते हुए कहा कि ये जो बिकने वाला कभी नहीं बताता कि वो बिकाता, कि लाखों में बिकाता, करोड़ों में बिकाता। तो दल बदल रीट और ये सब राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है, इस बीच तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और किस तरह की रणनीति होती है, राजनीति होती है। फिलहाल जनता को बताना है, जब विधानसभा के चुनाव अब नजदीक है, 3 नवंबर को मतदान होना, तो जनता बता देगी कि उसे किस पर भरोसा नहीं है। हाँ वैभव, इसके साथ ही मुद्दे और भी हो सकते हैं उपचुनाव को लेकर के। जिस तरह से ये बात कही जा रही है, मैं सवाल आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने बयान आते हैं नेताओं के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में खर्च हो जाते हैं। इसके साथ ही आप विकास की बात कीजिए, आप उन मुद्दों की बात कीजिए कि इस क्षेत्र को क्या सौगात देने वाले हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों के ऊपर ये मुद्दे हावी हो रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम जो देख रहे हैं, जो सियासत का तरीका अलग है और हर कोई अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है। मुद्दे थोड़े से कहीं दूर चले गए हैं और जिस तरह से सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, वो कुछ और कहते हैं। तो ये बिल्कुल अहम है, बेहद अहम है कि अब आगे क्या होता है, जनता किस मुद्दे के आधार पर चुनाव करती है, मतदान देती है, तो देखने वाली बात होगी। क्या फिलहाल की जो सियासत चल रही है उसका रंग कुछ और है, रूप कुछ और है। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है, तमाम तरह की ऐसी बातें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। तीनों नेताओं का हमने आपको बयान भी सुनवाया कि किस तरह से रजनीश अग्रवाल ने अपनी बात रखी, मंत्री इमरती देवी अपनी बात कहती हुई नजर आई, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। सबके अपने पक्ष हैं और सभी जनता के पास अपनी बात रखना चाहते हैं। उसमें सफाई भी आ रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं तमाम। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख पास आते ही चुनावी कैंपेन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए अपने हाईटेक रथ 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना कर चुकी है और अब कांग्रेस ने भी लोकतंत्र बचाओ यात्रा का रथ 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भेज दिया है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के नेतृत्व में रवाना किए गए इस रथ को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रथ सभी 28 विधानसभा सीटों पर जाएगा और कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कामकाज के बारे में जनता को बताएगा। सभी 28 सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता चौपाल लगाकर कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के काम का बखान करेंगे। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं कि इस सियासत के भी क्या मायने निकाले जाएंगे। वैभव, पहले चूंकि संक्रमण काल चल रहा है, कोविड को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, बीजेपी ने रथ भेजे हैं जो उनके बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही अब कांग्रेस ने भी रथ भेजा है। रथों जैसे ये महाभारत का संग्राम हो गया हो, रथों से अब युद्ध लड़ा जाएगा, कितना कुछ प्रभावी होता हुआ ये नजर आता है। लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के महासमर में इस तरह से चुनावी रथों का जो मूवमेंट है वो चुनाव की दशा और दिशा तय करने के लिए एक अहम योगदान करेगा, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में अपने अपने विकास की गाथाएं, अपनी अपनी वीर गाथाएं और अपनी अपनी शौर्य गाथाएं इन रथों के माध्यम से, इन चलित रथों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और अपनी बात रखने की भी कोशिश की जाएगी। चूँकि बीजेपी पहले ही रथ रवाना कर चुकी है और अब कांग्रेस ने रथ रवाना किए हैं। 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में
हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। वैभव, जिस तरह से महासमर है और अब चुनावी रथ भी निकल चुके हैं, डिजिटलाइजेशन किया गया है, एक तरफ विकास की रफ्तार दर्शाता है कि अब आने वाले दौर में किस तरह से डिजिटलाइजेशन भी हुआ है और टेक्नोलॉजी का उपयोग दल कर रहे हैं, और उसके साथ ही इसके जो अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, अपनी अपनी वीर गाथाएं, अपनी अपनी शौर्य गाथाएं सुनाने के लिए रथ रवाना किए गए हैं। तो कितना कुछ प्रभावित करने वाले हैं ये रथ? आप इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस शायद बीजेपी की देखा देखी कर रही है। इन चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस को जितनी तैयारी और जितनी मेहनत करनी थी, ना तो उसने उतनी तैयारियां की है, ना उसकी उन्होंने इतनी मेहनत की है। ये रथ पहले रवाना होने चाहिए थी। बीजेपी पहले रथों को रवाना कर चुकी है। 28 विधानसभा सीटों में बीजेपी के रथ पहुंच चुके हैं। वहीं लोकतंत्र बचाओ यात्रा नामक रथ निकाले जा रहे हैं और उस पर केवल एक नेता का फोटो लगा हुआ है। जहां हमने बीजेपी का रथ देखा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी, राष्ट्रीय जेपी नड्डा के फोटो हुए थे। उसमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो रथ बनाया उस पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का फोटो लगा हुआ, और वो एक ही रथ पूरे विधानसभाओं में जाना है। 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, ऐसे में वो रथ विधानसभा में तो पहुंच जाएगा, 28 विधानसभा तक पहुंच जाएगा, लेकिन रथ चलाने का मैसेज क्या पहुंचा पाएगी कांग्रेस, की देखने वाली बात है। हालांकि आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना कर दिया है। अब रथ तो जनता के बीच में पहुंचेगा, लेकिन रथ के माध्यम से शायद जो मैसेज कांग्रेस पहुंचाना चाहती थी वो मैसेज ना पहुंच पाए। वैभव, इसके साथ ही एक सवाल और भी छोटा सा निकल करके आता है। जिस तरह से रथ रवाना किया गया है, रथ अपनी जगह है, बात अपनी जगह है, बयान अपनी जगह है। आपने कहा कि कांग्रेस की तैयारियों में कमी रही और तैयारियों के लेकर के वो ज़मीन पर नहीं उतर पाए, तो इसके क्या कुछ कारण आप देख पाते हैं? क्या उनमें आत्मविश्वास की कमी है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को कम सीटों की ज़रूरत है जबकि कांग्रेस को 28 में से 28 सीटों की ज़रूरत है, तो क्या यहाँ आत्मविश्वास गड़बड़ा रहा है? आत्मविश्वास नहीं, संगठन की कमी है। अगर संगठन आपका मजबूत होता तो आप, जिस तरह से हम कहते हैं ना विकास की, जो टीम की जो शक्ति होती है वो बेहद जरूरी होता है। राजनीति एक टीम का गेम होता है। अगर आपका टीम मजबूत नहीं है, आप एक खिलाड़ी मजबूत नहीं है, तो उसका इफेक्ट पूरी टीम पर पड़ता। तो यही है शायद कि यहाँ पर टीम मजबूत नहीं हो पा रही, और मजबूत टीम ना हो पाने के चलते कांग्रेस के जो सारे दाव हैं, जो सारे पेच होते हैं, राजनीतिक दाव पेच को कहा जाता है, वो हर मामले में कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस को जो चीजें पहले करनी चाहिए थी, हो सकता है कि कांग्रेस इसमें भी कहीं सियासत देख रही है, कांग्रेस ने अलग कोई चाल चली हो कि अंत समय में रथ पहुंचाने की बात की है, लेकिन जो फलसफा कहता है, जो देखने में नजर आता है कि जहां बीजेपी के सभी रथ सभी विधानसभा में पहुंच चुके हैं 28 रथ, वहां बीजेपी का रथ आज निकला है। अब वो 28 विधानसभा कैसे कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात है। इन रथों के माध्यम से बीजेपी मैसेज कैसे पहुंचा पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, समय का अभाव है। सही बात कही वैभव आपने, बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता, जिनका कहना है कि बीजेपी की देखा देखी कांग्रेस कर रही है, देर कर चुकी है, संगठन की कमी है, और इसके साथ ही बेहतर मैनेजमेंट की जो दावे किए जाते हैं वो खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो राहें छोटी नजर आती हैं। असमय विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला आपको हर काम करने के लिए नई राह जरूर दिखा देता है। कुछ इसी तरह कर दिखाया है पन्ना जिले के पवई क्षेत्र के शिक्षक सतानंद पाठक ने। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में स्कूल कॉलेज बंद होने का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा, लेकिन पन्ना जिले के शिक्षक सतानंद पाठक ने इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं होने दिया और एक नायाब अनोखी तरकीब से बच्चों को शिक्षा देते रहे। उन्होंने अपनी बाइक में फ्रेम बनवाकर चलता फिरता पुस्तकालय तैयार कर दिया और गांव-गांव में जाकर चौक चौराहों में खड़े होकर बच्चों को शिक्षा दी। उन्होंने अपनी बाइक में एक लोहे की रॉड का फ्रेम बनाकर पुस्तकालय तैयार कर दिया। शिक्षक ने अपने इस चलते फिरते पुस्तकालय में छोटे छोटे छात्र छात्राओं की पुस्तकें और जनरल नॉलेज की पुस्तकों को बखूबी सजाया है। कोरोना काल में पन्ना जिले के पवई विकासखंड के छोटे से गांव मनकी के शासकीय माध्यमिक स्कूल के शिक्षक सतानंद पाठक ने जो काम किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। शिक्षक सतानंद अपनी बाइक से बस्ती बस्ती जाकर बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। गाँव के चौक चौराहों में खड़े होकर बच्चों को बुलाकर कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास लगा लेते हैं। कोरोना काल में जब मास्क वितरण कार्यक्रम चला रहे थे उसी समय मैंने देखा कि छात्र छात्राएं घूम रहे हैं और मेरे मन में हमेशा यह विचार चलता रहा कि इन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए कोई नया तरीका कैसे अपनाया जाए। इसी को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि मैं मोटरसाइकिल में एक फ्रेम बना करके और उसमें जनरल नॉलेज की पुस्तकें और कुछ सहायक पुस्तकें जिससे छात्र छात्राएँ को इसमें पढ़ाई से रुचि हो, इसको देखते हुए चलता फिरता पुस्तकालय बनाया।
इस पुस्तकालय में जिन छात्र छात्राओं के पास मास्क नहीं रहते थे उनको मास्क वितरण, जिन छात्र छात्राओं के पास कापी पेन आदि कोई भी समस्या रहती थी उसकी भी पूर्ति की जाती थी। तो आपने देखा कि किस तरह से वो अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल यही सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अब उनका अनुभव भी जान लेते हैं। सतानंद जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। सतानंद जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये कहने को एक सूक्ति है, लेकिन आपने इसे चरितार्थ कर दिया। आपने वो नजीर पेश कर दी कि अगर हौसला हो और करने का इरादा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। कैसे आया आपके दिमाग में ये विकल्प आपने तलाशा? बच्चों की जो कमियां थी, उन तक किताबें नहीं पहुंच पा रही थी, तो आप स्कूल लेकर के, आप पुस्तकालय लेकर के उनके घर तक पहुंच गए। सबसे पहले तो अनादि टीवी आपकी इस पहल की भरसक सराहना करता है और इसके साथ ही आपको शुभकामनाएं भी देता है। और अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचे कि आप कैसे ये आपके दिमाग में आया और आप क्या कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं। जी शबीर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी एक पहल को आपने इतना बड़ा रूप दिया और समाज तक इस चीज को पहुंचाया, जो कि कोरोना काल में चूंकि क्या था कि मैं बच्चों और अभिभावकों को मास्क वितरित करता था, उस समय मेरे मन में विचार बना कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए जी। तो मैंने बच्चों के लिए पहले एक वाचनालय खोला था सिमरिया गुलाबती में, गांव में ही। लेकिन मैंने देखा क्योंकि कोरोना के नियमों का पालन होने में दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से मेरे मन में चूंकि विचार चल रहा था, जब क्या होता है कोई भी कार्य करना होता है तो वो पहले से अपनी एक पृष्ठभूमि बनाता है। तो मेरे मन में ये चल रहा है मैं बच्चों का कैसे सुधार कर सकूं और बच्चों का इस कोरोना काल में एक पढ़ाई से दूरियां ना बनाए और पढ़ाई से इन्हें की जो है जुड़ाव रहे। इसी को मैंने मेरे मन में विचार आया, तो मैंने मोटरसाइकिल में एक फ्रेम बनवाया। फ्रेम में मैंने कुछ जनरल नॉलेज की पुस्तकें और कुछ सार्थक पुस्तकें, जिनसे बच्चों की पुस्तकों में पढ़ने की रुचि जागृत हो, क्योंकि बच्चे क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा दूरियां बनाने लगे थे। इसलिए मैंने ऐसी ज्ञानवर्धक पुस्तकें जिसमें चित्र हों, जिसमें बच्चों की समझ के अनुसार बच्चों को उन पुस्तकों में पढ़ने में एक बिल्कुल रुचि और आपकी जो तस्वीरें नजर आ रही थी, उसे देखते हुए एक गिजू भाई बधेका, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने भी ऐसे प्रयोग किए हैं। उनकी किताब देवास्वप्न का बरबस ही ख्याल आ जाता है। उन्होंने भी बच्चों के व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के काफी प्रयोग किए थे और आपका प्रयोग भी मुझे उसी श्रेणी में नजर आता है सर। जी 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 जी। और बच्चों को प्राथमिक स्टेज में हम बच्चों को मेन तो एक तो पुस्तकों से जोड़ने का कार्य किया और उसके साथ साथ बच्चों को पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छता, कोरोना से बचाव, क्योंकि ये जो समय था ये पूरे अपने इस ब्रह्मांड पूरे विश्व में एक बहुत ही विषम परिस्थिति का रूप ले लिया था। तो इस समय पे बच्चों को जागृत करना, अब जागृत करने के लिए हमने जो भी सब चलाए, इसमें बच्चे सभी कोरोना में आए, सैनिटाइजर का उनसे बच्चों का उपयोग करवाया और उसके अलावा जिन बच्चों के पास कापी पेन नहीं थी उनको वो उपलब्ध करवाया। बिल्कुल तो सर, मुझे आपने एक बहुत उम्दा नजीर पेश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कहानी देखने के बाद कई सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे। एक बार पुनः मैं अनादि टीवी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि समाज में ऐसी अलख आपने जमाई है और जगाई है और आप आगे बढ़े हैं और एक बेहतर नजीर आपने पेश की है। अनादि टीवी आपकी इस पहल की एक बार फिर सराहना करता है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो ये थे शिक्षक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सतानंद पाठक जी, जो एक बेहतर नजीर पेश करने के बाद अब एक ऐसा उदाहरण बनकर के निकले हैं। बच्चों को दूर नहीं रहने दिया पढ़ाई से, बच्चों से किताबें दूर हो गई तो किताबों को बच्चों तक पहुंचा दिया। वाकई ऐसे बिरले ही उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 73 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1308 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की मौत भी हुई है। 18 सितंबर 2020 को समस्त दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने के संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 1,56,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2710 मरीज अब तक कोरोना से जंग हार चुके हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा हालात खराब आर्थिक राजधानी इंदौर के हैं, जहां भोपाल का उसके बाद नंबर आता है। भोपाल में गुरुवार को 181 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो शुक्रवार को भी भोपाल में 222 नए मरीज सामने आए।
अकेले भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22,000 के करीब पहुंच गया, जबकि 441 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अंकुर अध्वर्यु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, जिस तरह से पूरे हालात कोरोना के दिखाई देते हैं, ये तो भयावह स्थिति बन रही है लगातार, कैसे अंकुश लगेगा? बता दूं, कोरोना की जो स्थिति है वो काफी भयावह है निश्चित तौर पर, लेकिन हाँ पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा अंतर आंकड़ों में आया है। जो 300 से पार संख्या पहुंच रही थी, अब 200 के आसपास की आज जिस तरह से 222 मरीज मिले हैं तो थोड़ा सा नियंत्रण तो हुआ है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सभाएं हो रही हैं या धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उनमें लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल उम्दा बात कही है आपने, बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरह से आयोजन हो रहा है उसके बाद क्या अंकुश लग पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो कोरोना को लेकर के जो आंकड़े हैं वो वाकई गंभीर हैं और इसके साथ ही हमने 5 शहर 5 खबर में आपको 5 तरह की अलग अलग खबरों से रूबरू कराया। जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, ऐसे में जो कि पन्ना से लगातार एक खबर निकल करके सामने आई जिसमें सदानंद पाठक नाम के एक शिक्षक बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। चलता फिरता पुस्तकालय उन्होंने अपने स्वविवेक के आधार पर बनाया है। ये तस्वीरें जो है वो हमारे समाज की खूबसूरती को बयां करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।